आए प्यारे स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? आज मैं जीव विज्ञान में लेसन टू पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, यानी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। कृत्रिम परागण पढ़ाऊंगी। देखो, मानव द्वारा संचालित कृत्रिम ढंग से किसी जाति के पुष्प, यानी किसी भी जाति का पुष्प के पराग कणों को एकत्र कर कर उन्हें अपनी इच्छा अनुसार किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकांग पर पहुंचाने की प्रक्रिया को कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। यानी किसी और प्रजाति का पुष्प हो और दूसरे प्रजाति के पुष्प के साथ वर्तिकांग पर पहुंचाने की क्रिया को ही कृत्रिम परागण कहते हैं। कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन अलग अलग जाति के पौधों के मध्य सुगमता पूर्वक कराया जा सकता है। कृत्रिम परागण की विधि, मेथड ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। सर्वप्रथम चयनित पौधे के किसी अपरिपक्व पुष्प में से सभी पुंकेसर एक चिमटी की सहायता से निकाल देते हैं। पुष्प पौधों पर ही लगा रहने देते हैं। ऐसा करने से पुष्प में स्वयं परागण, सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाती है। अब इस पुष्प को एक छिद्रित पॉलीथीन की थैली, पॉलीथीन बैग के अंदर रखकर उसका मुंह बांध देते हैं। थैली के छिद्र इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनमें से होकर केवल वायु ही प्रवेश कर सकती है, अन्य कोई नहीं। यानी एक थैली होती है जिसमें छिद्र होते हैं सूक्ष्म, और इसमें से सिर्फ वायु प्रवेश करती है, अन्य कोई नहीं। थैली के इस पुष्प में जयांग के परिपक्व होने पर थैली का मुंह खोलकर किसी अन्य चयनित पौधे के परिपक्व परागकण चिमटी या वृत्त की सहायता से उसके वर्तिकांग पर पुष्प डालते हैं। पुष्प को कुछ समय के लिए पूर्वत थैली में ढक कर रख देते हैं। कुछ समय पश्चात जयांग फल में परिवर्तित हो जाता है। निर्मित फल में बीज एकत्रित किए जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त बीज अनुकूल मौसम में उगाकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं और उनके लक्षणों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। कृत्रिम परागण का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अच्छी उन्नत नस्लों के बीजों का उत्पादन कृत्रिम परागण विधि से किया जाता है। इस उत्तम उन्नत बीजों में से अच्छी स्वास्थ्य एवं अधिक उत्पादन क्षमता युक्त फसलें पैदा की जाती हैं। इस प्रकार पैदावार में वृद्धि का यह सर्वोत्तम उपाय होता है। साथ ही इन पौधों में रोग की संभावना भी न्यूनतम होती है। आज विश्व स्तर पर रोग निरोधक बीजों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारतवर्ष में हरित क्रांति इसी को लक्ष्य बनाकर आई है। इसका अधिक श्रेय परागित बीजों को ही है। नई नई अनेक उन्नतशील जातियां जैसे गेहूं, चावल व मक्का आदि के नियमित कृत्रिम परागण तकनीक का वृहद उपयोग पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में अनेक शोधकर्ताओं ने किया था। यानी अनेक शोधकर्ताओं ने ये प्रक्रिया की थी। परागकण, स्त्री केसर संकर्षण अथवा निषेचन, फर्टिलाइजेशन। परागकण की प्रक्रिया से पूर्व पौधों की जनन इकाइयां, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, नर व मादा युग्मक निर्मित होकर पूर्णतः परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं। तत्पश्चात नर व मादा युग्मकों के संयुग्मन
संयुग्मन फ्यूजन को निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन की क्रिया आवर्तबीजी पौधों में परागकण के केंद्रक से निर्मित नर युग्मक मेल गैमेट स्पर्म तथा बीजांड ओवल में स्थित अंडकोश एक सेल के परस्पर संयोजन से होती है। निषेचन की क्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख वनस्पति विज्ञ स्ट्रासबर्गर 1884 ने किया। निषेचन के पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है जिसे बीजाणु उद्भिद पीढ़ी की मातृ कोशिका कहा जा सकता है। आवर्तबीजी पौधों में बीजांड अंडाशय ओवरी के अंदर स्थित होता है। इसकी वर्तिकांग स्टेगमा से प्राप्त दूरी होती है, अतः परागकण सीधे अंडकोश एक सेल तक नहीं पहुंच सकते। परागकण परागकोश से मुक्त स्वतंत्र होने पर परागकण की क्रिया द्वारा अंडक की वर्तिकांग पर गिरने के पश्चात परागकण अथवा नर युग्मकोद्भिद अपना अंकुरण प्रारंभ करते हैं। नर युग्मक पराग नलिका पोलन ट्यूब से वर्तिका से होकर भ्रूणपोष एम्ब्रॉय सेक तक पहुंचता है। नर युग्मक के अंडकोशिका के संलयन फ्यूजन से युग्मक जाइगोट निर्मित होता है। ये परागकण के वर्तिकांग पर अंकुरण का चित्रीय निरूपण देखो, अंकुरण है, इन्हीं का चित्रीय निरूपण है। ओवेरी, ये ओवेरी है। मेल गैमेट स्टेगमा, ये स्टेगमा इसी के मध्य द्वारा आता है। गैमेट मेल गैमेट पोलन ग्रेन पोलन सेक आवर्तबीजी युग्मकों में कशाभिकाएं अनुपस्थित होती हैं, अतः उनमें स्वतः गति करने की क्षमता का अभाव होता है। दूसरा, नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ संलयन फ्यूजन कर भ्रूणपोष एंडोस्पर्म निर्मित करता है। नंबर फर्स्ट है परागकण का वर्तिकांग पर अंकुरण, यानी जो परागकण है उसके वर्तिकांग पर कैसे अंकुरण होता है, यानी जो परागकण है यहाँ पर कैसे अंकुरण होता है। ग्रेमिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टेगमा, परागकोश से बाहर निकलते समय परागकण में दो रचनाएं होती हैं, एक बड़ी वर्धिकोषा वेजिटेटिव आर ट्यूब सेल तथा एक छोटी जनन कोशा जनरेटिव सेल। परागकण वर्तिकांग पर पहुंचकर अंकुरण शुरू कर देता है। चिपचिपे वर्तिकांग द्वारा स्रावित जल एवं संकर युक्त तरल पदार्थ आवश्यक पोषक तत्व की उपस्थिति उपलब्धता स्रावित पदार्थ लिपिड फिनॉल शर्करा पेप्टाइड अमीनो अम्लों व प्रोटीन होते हैं एवं उनके अवशोषण के फलस्वरूप प्रत्येक परागकण फूल जाता है और अपना अंकुरण ग्रेमिनेशन प्रारंभ करते हैं। यह सब वर्तिकांग के श्रावण एजुकेशन से संभव होता है। उस वर्तिकांग को जिसमें पोषक तत्वों का श्रावण होता है उसे नम वर्तिकांग वेट स्टेगमा कहते हैं। उदाहरण है पिटूनिया में। तथा उस वर्तिकांग को जिसमें पोषक तत्वों का श्रावण नहीं होता है
उसे शुष्क वर्तिकांग ड्राई स्टेग्मा कहते हैं। उदाहरण कपास, कपास जिससे रुई बनता है। पराग नली वर्तिका नली की लंबाई के अनुरूप क्रमशः बढ़ती रहती है। नर एक बार पराग नली के विकास के पश्चात शीर्ष के ठीक पीछे क्लोस नामक पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जिससे कोशिका द्रव अथवा नर युग्मक का पीछे की ओर बहाव नहीं हो पाता है। पराग नलिका वर्तिका से होकर आगे की ओर अग्रसर होती है। पराग नलिका में एक कायिक केंद्रक वेजिटेटिव न्यूक्लियस अथवा नाल केंद्रक ट्यूब न्यूक्लियस तथा दो नर युग्मक मेल गैमेट्स होते हैं। नर युग्मक मादा युग्मक अंडे की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं। नाल केंद्रक पराग नलिका के बीजांड में पहुंचने से पूर्व ही विकसित नष्ट हो जाता है। नंबर 2 है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन वैल्यू। पराग नलिका का बीजांड वैल्यू में 3 प्रकार से प्रवेश हो सकता है। नंबर फर्स्ट है अंड द्वारी प्रवेश यानी पोरोगैमी। इसके अंतर्गत पराग नलिका बीजांड में बीजांड द्वारा माइक्रोपॉयली द्वारा प्रवेश करता है, तब इसे अंड द्वारी प्रवेश यानी प्रोगैमी कहते हैं। यह सामान्य विधि है। अधिकांश आवर्तबीजी पौधों में पराग नलिका का प्रवेश अंड द्वारी होता है, यानी जो पराग नलिका का प्रवेश होता है वो अंड द्वारी होता है, अंडे के द्वारा होता है। नंबर 2 है निभागी प्रवेश, चैलेंजोगामी। इसके अंतर्गत पराग नलिका बीजांड में निभागी छोर चैलेंजर एंड से प्रवेश करती है, इसलिए इसे निभागी प्रवेश कहते हैं। उदाहरण है केजुराइना में, यानी केजुराइना के पौधों से। नंबर 3 है कौलोदक फेदी या मध्य प्रवेश, मेसोगैमी। इसके अंतर्गत पराग नल की अध्यावरण इंटीग्यूमेंट को भेद कर बीजांड में प्रवेश करती है, इसे कॉलोनभेदी प्रवेश कहते हैं। उदाहरण है पिस्टेसिया, कुकुरबिटा आदि। आप देखो चित्र देख रहे हो, बीजांड में पराग नलिका के प्रवेश की विभिन्न विधियों का चित्रीय निरूपण, यानी किस प्रकार से पोलन ट्यूब, देखो इसे क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। और ये क्या है, एंटीपोडल सेल है। और पोलर न्यूक्लियर, ये पोलर न्यूक्लियर है। साइनग्राइड्स है। गैमेट पोलन ग्रेन है, ये गैमेट पोलन ग्रेन है, जिस इसके माध्यम से पोलन ट्यूब के माध्यम से गैमेट पोलन ग्रेन जाता है। स्टाल्क, ये क्या है, स्टाल्क है, ये क्या है, स्टाल्क है। और चैलेंजा, देखो यहाँ पर दिया है ना चैलेंजा, यानी जो निभागी प्रवेश है। चैलेंजा क्या है, ये निभागी प्रवेश है, यहाँ देखो खुला है, तो ये निभागी प्रवेश है चैलेंजा। जो इसलिए निभागी प्रवेश करते हैं केजुराइना में, केजुराइना में क्या होता है, निभागी प्रवेश होता है, यानी पराग नलिका बीजांड में निभागी छोर से प्रवेश करता है, यानी इस जगह से प्रवेश करता है पराग नलिका में बीजांड में निभागी छोर से प्रवेश करता है। नंबर 3 पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायोसेक। भ्रूण कोश पराग नलिका हमेशा बीजांड काय न्यूक्लियस द्वारा प्रवेश करती है। नंबर भ्रूण में पराग
नलिका का प्रवेश निम्नवत 3 प्रकार से हो सकता है। अंड व एवं सहायक कोशिका साइनरिड सेल के मध्य से प्रवेश करता है। भ्रूण कोश भित्ति व सहायक कोशिका साइनग्रेट सेल के मध्य से प्रवेश करता है। एक सहायक कोशिका को बेधती हुई उसके भीतर से भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। परागनलिका पोलिन ट्यूब की सहायक कोशिका के अग्रभाग से प्रवेश करने पर दूसरी सहायक कोशिका निषेचन के पश्चात नष्ट हो जाती है। कुछ पौधे उदाहरण यक्का एवं नीलंबो आदि में सहायक कोशिका परागनलिका में प्रवेश से पूर्व ही नष्ट हो जाती है। प्लेमेगो में सहायक कोशिका का अभाव होता है। सहायक कोशिका का निषेचन फर्टिलाइजेशन में अधिक महत्व नहीं होता है। नर युग्मक का स्वतंत्र होना, यानी जो नर युग्म है उनका स्वतंत्र होना डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स यानी परागनली के भ्रूण कोश में प्रवेश पश्चात इसके नर युग्मक मेल गैमेट निम्नवत विधि से स्वतंत्र हो जाते हैं। नंबर पर परागनली पोलन ट्यूब के अग्र छोर पर 2 छिद्र निर्मित हो जाते हैं। एक नर युग्मक प्रत्येक छिद्र से स्वतंत्र हो जाता है। नंबर 2 परागनली भ्रूण कोश में प्रवेश कर अग्र छोर से विष्ट हो जाता है। फलस्वरूप दोनों ही नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। नंबर 3 है परागनली कभी कभी अपने अग्र छोर पर से 2 भागों में विभक्त हो जाती हैं। इसका एक सिरा अंड उपकरण की ओर तथा दूसरा सिरा द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस की ओर बढ़ता है। तत्पश्चात ये दोनों भाग अग्र छोर पर से विकसित हो जाते हैं। युग्मक संलयन या त्रिसंलयन द्विनिषेचन, यानी द्विनिषेचन सिनेगमी एंड ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक मेल गैमेट भ्रूण कोश में अंड के अति निकट स्वतंत्र होते हैं, यानी जो मेल गैमेट्स होते हैं वो अंडे के पास जब जाते हैं तो स्वतंत्र होते हैं। नर युग्मक धीमी गति अमीबीय गति कर सकते हैं अथवा पूरी तरह निष्क्रिय यानी पैसिव होते हैं। दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर, एक दूसरा नर युग्मक धुरीय केंद्रक की ओर गति करता है। एक द्विगुणित युग्मनज डिप्लॉयड जाइगोट कट्टुयन का निर्माण एवं नर युग्मक नर एन एवं अंड कोशिका एन के परस्पर संलयन से होता है। इसे युग्मक संलयन फ्यूजन या सत्य निषेचन साइनगेमी और ट्रू फर्टिलाइजन कहते हैं। एक नर युग्मक की अंड कोशिका से संलयन फ्यूजन करता है। वनस्पतिविद ऐसा मानते हैं कि निषेचन के पश्चात अंड एक की ग्राहतिया रिसेप्टिव इनस पूर्णतः समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप अंड का दूसरे नर युग्मक के साथ संलयन फ्यूजन संभव ही नहीं होता है। निर्मित द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण एम्ब्रॉय का निर्माण होता है, यानी भ्रूण एम्ब्रॉय का निर्माण होता है। देखो बीजाणु की अनुदैर्घ्य काट एलएस में निषेचन की विभिन्न प्रस्थाओं, यानी परागनलिका का बीजांड में प्रवेश, यानी जो परागनलिका है उसमें प्रवेश लेना। देखो फीमेल गैमेट्स कल्टुएन मेल गैमेट्स मेल, ये क्या है मेल गैमेट्स कहाँ से पोलन ट्यूब्स के द्वारा मेल गैमेट्स जाता है। और ये क्या साइनग्रेट्स है, ये क्या है साइनग्रेट्स है। और पोलर न्यूक्लियर, ये पोलर न्यूक्लियाई है एन है। और ये क्या है एंटीपोडल सेल्स है, ये एंटीपोडल सेल्स है। तो क्या होता है ये परागनलिका का बीजांड में प्रवेश, यानी जो परागनलिका से
बीजांड का प्रवेश होता है। और ये क्या है, फीमेल गैमेट्स यानी फीमेल गैमेट्स कहाँ से जाता है, पोलन ट्यूब के द्वारा से जाता है। ये मेल गैमेट्स है। और ये क्या है, न्यूक्लियस ट्यून है। ये क्या है, सेल्स है। ये सेल्स हैं। इसी तरह फ्यूजिंग फर्स्ट मेल एंड फीमेल गैमेट्स यानी यहाँ पर मेल और फीमेल फीमेल फर्स्ट बार मिलते हैं, सेकंड मेल गैमेट्स, और यहाँ पर चेंज होते हैं। डिगन ग्रेड डिगेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स होते हैं। एंडोस्पर्म मदर न्यूक्लियस इक्वल टू 3 एन होते हैं। जाइगोट, यहाँ पर जाइगोट होते हैं। फिर क्या होता है कि युग्म नज व प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण का, यानी फिर क्या करते हैं, भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। भ्रूण कोश के केंद्र की ओर दूसरा नर युग्मक गति करता है, जो दो ध्रुवीय केंद्रों को या उनके संलयन फ्यूजन से निर्मित द्वितीय केंद्रक से संलयित होकर एक त्रिकोणित 3N प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है। यानी इसमें क्या होता है, जो 3N यानी त्रिकोणित होता है और प्राथमिक भ्रूण कोश यानी केंद्रक प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, त्रिस्लयन यानी ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 केंद्रों को अर्थात एक नर युग्मक व 2 ध्रुवीय केंद्रकों का संलयन होता है। इस प्रकार की विशिष्ट घटना केवल द्विबीजपत्रीय पौधों में पाई जाती है। इसकी खोज का श्रेय सर्वप्रथम वनस्पति नवासीन 1898 को मिला। इन्होंने अपना शोध फ्रिटिलेरिया व लीलियम पर किया। इनमें इनके मतानुसार भ्रूण कोश का विकास त्रिकोणित प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप हुआ। दोहरे निषेचन के फलस्वरूप बना भ्रूण कोश भ्रूण का भोजन प्रदान करता है। दोहरे निषेचन में 2 निषेचन होते हैं। सत्य निषेचन पृथक नर युग्मक अंडकोश का इक्वल टू युग्मन यानी नर अंडकोश का, और फिर 2N त्रिसंयोजन इक्वल टू द्वितीय नर युग्मक N प्लस द्वितीय केंद्रक 2N और इक्वल टू प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक 3N। तो प्रायः एक भ्रूण कोश में मात्र एक ही परागनलिका प्रवेश करने में सक्षम होती है। यदा कदा भ्रूण कोश में 2 से अधिक नर युग्मक प्रवेश पाने में सफल हो जाते हैं। इस दशा को बहुबीजता यानी पॉलीस्पर्मी कहते हैं। भ्रूण कोश में बहुबीजता की स्थिति अन्य कारणों से भी संभव उत्पन्न हो सकती है, जैसे एक परागनलिका में 2 से अधिक नर युग्मकों का प्रवेश या एक भ्रूण कोश में 2 या अधिक परागनलिकाओं के प्रवेश करने से होता है। नोट है, अधिक संख्या में नर युग्मक सुपर मेमोरी मेल गैमेट्स भ्रूण कोश में उपस्थित सहायक कोशिका संग्रहित सेल अथवा प्रतिमुख कोशिका से भी संलयित होने की संभावना होती है। सेकेंड निषेचन द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया बीज निर्माण हेतु अति महत्वपूर्ण होती है। यानी जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें बीज का निर्माण होता है। इसलिए अंडाशय में उपस्थित प्रत्येक बीजांड ओवल में एक परागनलिका का प्रवेश सुनिश्चित होता है।
उदाहरण लौकी, टमाटर, मिर्च, खीरा व बैंगन आदि में बीजों की संख्या असंख्य होती है। असंख्य बीजों के निर्माण के लिए एक पुष्प को परागित करने के लिए वर्तिकांक पर अनेकों परागकणों द्वारा अनेक परागनलिकाएं निर्मित की जाती हैं। द्विनिषेचन में संयुग्मन एवं त्रिसमेकन ट्रिपल फ्यूजन द्वारा दोनों आते हैं। संयुग्मन के फलस्वरूप निर्मित युग्मनज जाइगोट बाद में भ्रूण का निर्माण करता है और त्रिसमेकन ट्रिपल फ्यूजन से निर्मित त्रिकुणित केंद्रक बाद में भ्रूण पोष निर्मित करता है। भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूण के लिए पोषक पदार्थ की आपूर्ति करता है। निषेचन के पश्चात सहायक कोशिका साइनोइड सेल एवं प्रतिमुख कोशिका एंटीपोडल सेल विकसित हो जाती है। द्विनिषेचन का महत्व यानी जो दो निषेचन का महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। द्विनिषेचन का निम्नवत महत्व है। नंबर फर्स्ट है कि द्विनिषेचन के फलस्वरूप भ्रूणपोष बनता है। यह भ्रूणपोष बढ़ते हुए भ्रूण का पोषण करता है, जिसके कारण भ्रूण का विकास हो जाता है। द्विनिषेचन के फलस्वरूप निर्मित भ्रूणपोष एंडोस्पर्म उपजाऊ वेबल सीड के निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है। परिपक्व भ्रूणपोष 8 केंद्रकीय 8 न्यूक्लिएटेड होता है। इसकी वृद्धि इस समय में रुकी होती है। द्विनिषेचन के तुरंत बाद में भ्रूणकोश की वृद्धि पुनः शुरू हो जाती है। भ्रूणकोश एम्ब्रायोसेक में 2 पोलर केंद्रक पोलर न्यूक्लियस संलित होकर द्विगुणित द्वितीय केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n निर्मित करते हैं। यह केंद्रक इस अवस्था में विश्राम की दशा व्यतीत करता है। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की तुरंत बाद में यह केंद्रक पुनः सक्रिय होकर विभाजन प्रारंभ करता है। द्विनिषेचन की प्रक्रिया में संयुग्मन या सत्य निषेचन ट्रू फर्टिलाइजेशन के पश्चात एक द्विगुणित युग्मनज निर्मित होता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है।